हाय गाइस। राजस्थान की ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक बालू का स्तूप के प्रकार का है। पहला हम बालू का स्तूप का प्रकार ले रहे हैं अर्धचंद्राकार या बरखान प्रकार का बालू का स्तूप, जिसे इंग्लिश में क्रिसेंट भी कहते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ऐसा बालू का स्तूप होता है। बालू का स्तूप उसे कहते हैं जब पवनें मिट्टी को बहाकर एक कहीं जगह पर जहां अवरोध आता हो वहां निक्षेपित कर देती है। अर्धचंद्राकार में क्या होता है कि यहाँ ऐसे पवन चलती है और ऐसे कोई अवरोध आ जाता है तो इसकी बनावट आधे चांद की तरह हमें प्रतीत होती है और वो आधा चांद ऐसे बनता है, उसे अर्धचंद्राकार या इसका एक वर्ड है बरखान। इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बरखान या अर्धचंद्राकार प्रकार का बालू का स्तूप कैसा है या कहाँ पाया जाता है। तो इसके जो अंदरूनी भाग होता है, जो पवन के ऑपोजिट का भाग होता है, वह अवतल के रूप में निर्मित होता है और अवतल कॉन्क्लेव के रूप में ये निर्मित होता है। अंदर के रूप में धंसा हुआ भाग होता है और बाहर वाला जो भाग होता है वो उभरा हुआ भाग होता है। यह मिट्टी का निक्षेपण इस प्रकार होता है और उभरे हुए भाग को उत्तल के रूप में कहते हैं। तो उत्तल वाला भाग कौन सा होता है और अवतल वाला भाग कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अंदर जो धंसा हुआ भाग होता है उसे अवतल कहते हैं और जो बाहर ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे उत्तल कहते हैं, उत्तल या कॉन्वेक्स। और अब अंदर की ओर होता है उसे कॉन्क्लेव या अवतल कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप प्राय श्रृंखलाबद्ध होते हैं, ये कंटिन्यू बनते रहते हैं। ये एक बना, फिर इसका जैसा जैसा एक और बनेगा, फिर इसके जैसा एक और बनेगा। तो ये क्या है, प्राय श्रृंखलाबद्ध है। फिर इन सबसे ज्यादा शेखावटी में पाए जाते हैं या शेखावटी में स्पेशली चूरू में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अधिक गतिशील होते हैं और ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक तेजी से मरुस्थलीकरण करने में या करने वाले बालू का स्तूप होते हैं। इसको कैसे याद रखना है कि इसको ऐसे याद करो, अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ो। नींद सबको प्यारी होती है और यहाँ जो वर्ड चांद दिख रखा है उस चांद को रात से और अपनी नींद से कनेक्ट करो। क्या होता है कि सब लोग सुबह तक नींद लेने में बहुत एंजॉय करते हैं या सुबह सुबह जो हवा चलती है उसमें नींद बहुत अच्छी आती है और हमें उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा और सोने दे दें, थोड़ा और सोने दे दें। यार ये दिन इतना जल्दी कैसे उदय हो जाता है, इतना जल्दी कैसे हम उठ पाएँ। तो वो क्या है, चांद जल्दी चला गया है, मीन्स उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई। हमें क्या लगा अभी जस्ट तो सोए हैं और अभी उठने के लिए बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चांद की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। तो यहाँ अर्धचंद्रा, एक बार इसको अर्ध को काट दो और इस चांद को याद रखो। तो चांद क्या बहुत स्पीड में चला गया, इसलिए हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ रहा है। तो चांद की स्पीड कैसी हो गई, बहुत फास्ट स्पीड हो गई। और ये एकदम पूरा गोलाई में नहीं बन रहा है, अगर ऐसा गोलाई में एकदम बनता तो हम उसे चंद्राकार कहते। तो ये लेकिन ये आधा बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्धचंद्राकार है। लेकिन इसका एक वर्ड याद रखना है कि इसको बरखान भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बालू का स्तूप है पैराबोलिक या परवलयिक। पैराबोलिक या परवलयिक ये बालू का स्तूप बरखान का था। इसका एकदम ऑपोजिट बालू का स्तूप है। बरखान में ऐसे पवन चलती थी और ऐसी आकृति का बालू का स्तूप निर्मित हो रहा था। यहाँ पवन ऐसे चल रही है लेकिन एकदम ऑपोजिट, इसका घूमा हुआ एकदम ऑपोजिट पैराबोलिक में बालू का स्तूप बन रहा है। तो इसको ऐसे याद रखो। यहाँ क्या वर्ड है, पैर। और चंद्रमा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो चंद्रमा ऊपर और पैर नीचे, तो एकदम क्या हो गए, ऑपोजिट। चंदा ऊपर पैर नीचे, दोनों ऑपोजिट हो गए। तो जैसा बरखान में हमने बालू का स्तूप देखा था, इसका एकदम ऑपोजिट बालू का स्तूप पैराबोलिक में बन रहा है। अगर यहाँ अवतल बन रहा है तो इसके इस साइड अवतल बन रहा है। इसका बाहर की साइड में जो पवन वाला भाग है वो उत्तल बन रहा है, तो इसके एकदम ऑपोजिट वाला वो उत्तल वाला भाग बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि बरखान के आकार के विपरीत का आकार का है, लेकिन ये हेयर पिन जैसा है। जो क्लिप होती है हेयर पिन, जिसको कट कट की आवाज आती है, वो कट कट की आवाज वाला पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप होता है, उसकी जैसी आकृति का। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला
बालू का स्तूप है। सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप हमने बरखान को देखा है, लेकिन ये पैराबोलिक, ये राजस्थान के लगभग हर जगह पे हमें देखने को मिल जाएगा, पैराबोलिक या परवलयी। हमारे नेक्स्ट बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में ट्रांसवर्स भी कहते हैं और अनुदैर्घ्य को लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर भी कहते हैं। अनुप्रस्थ पवन के समकोण पर अवरोध आता है। ये अवरोध ऐसे आ रहा है और पवन ये ऐसे चल रही है, तो ये 90 डिग्री पर अवरोध पैदा कर रही है। तो ये 90 डिग्री पर अवरोध पैदा करने वाले को ट्रांसवर्स कहते हैं। अर्ध शुष्क भाग में ये स्थिर होते हैं, ये अर्ध शुष्क भाग में स्थिर पाए जाते हैं और इनका क्षेत्र होता है बाड़मेर और जोधपुर में ये ज़्यादातर दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर। तो ये ऐसे पवन चल रही है तो इन्हीं के समानांतर बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है और पवन के समानांतर निर्माण और क्षेत्र रहता है जैसलमेर। अब इन दोनों को कैसे याद रखें कि लॉन्गिट्यूडिनल कौन सा है और ट्रांसवर्स कौन सा है। मैं प्रेफर करती हूँ कि हिंदी वर्ड को छोड़ के इंग्लिश वर्ड को आप अच्छे से देख लो। यहाँ क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर। इस लीनियर का अर्थ होता है रेखीय। रेखीय तो ये क्या है, रेखा। तो रेखा के जैसा बनेगा वो लीनियर होगा, लॉन्गिट्यूडिनल कहलाएगा। लीनियर का एल और लॉन्गिट्यूडिनल का भी एल। तो यहाँ एल एल वाले दोनों सेम है और वो रेखीय है, ऐसे बन रहे हैं रेखीय। और इसका ऑपोजिट जो बन रहा है वो खड़े वाला बन रहा है, समकोण वाला बन रहा है, क्योंकि दो में ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा हमें। दो को तो हमने देख लिया, बरखान को और दूसरा पैराबोलिक को। तो बरखान और पैराबोलिक एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो वो तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करवाएंगे नहीं आपको। कंफ्यूजन वाले ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होते हैं। इनमें से 3 वर्ड इंग्लिश के आगे हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड लीनियर। तो इनमें एक ही वर्ड रखना है याद हमें और वो है लीनियर। नेक्स्ट बालू का स्तूप है तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप तारे के जैसा ही बालू का स्तूप होता है। इसमें एक से ज़्यादा भुजाएं होती है। ये रेतीले मैदान में ज़्यादातर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। रेतीला मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ है, जैसलमेर में। तो तारानुमा बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है और एक प्लेस और याद रखना है, वो है सूरतगढ़ गंगानगर में। रेतीले मरुस्थल में सबसे ज़्यादा होते हैं। अनियमित हवाओं से कहीं हवा इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, तो वो अनियमित हवाओं के कारण इनका निर्माण होता है। अधिकतर जैसलमेर व सूरतगढ़ में 3 या उससे अधिक भुजाओं वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। तो तारानुमा बालू का स्तूप तारे के जैसा बालू का स्तूप है। तारानुमा बालू का स्तूप के बाद में हम देखते हैं सीप। सीप बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है एवं सीप जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली इसका संबंध बरखान प्रकार के बालू का स्तूप से। हमने जो बरखान प्रकार का बालू का स्तूप देखा है वो बालू का स्तूप लगभग ऐसा बालू का स्तूप है। तो इसमें पवन ऐसे चल रही है, यहाँ पीछे इसे पीठ पीछे धकेल रही है ये पवन। तो पीठ पीछे धकेलते धकेलते ये वाला जो भाग इसका पूरा तरीके से निर्मित ना होकर के भाग कट जाता है और नीचे वाला भाग ऐसे अपने आप ही बन जाता है। तो इस अलग जो कटे हुए भाग को हम सीप कहते हैं। ये एक सीप की जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इस बालू का स्तूप को हम सीप का नाम देते हैं। ये बरखान से रिलेटेड है। बरखान की संरचना बनने वाली थी, लेकिन बरखान की संरचना पवन की दिशा में परिवर्तन हो गया और पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बन नहीं पाई बरखान और सीप बन गया। नेक्स्ट प्रकार का बालू का स्तूप है वो है श्रब कोपीज। श्रब झाड़ियों को कहते हैं, तो श्रब कोपीज मीन्स झाड़ियों के आसपास जो बनने वाले, झाड़ियों में छोटी वनस्पति के पास बनने वाले छोटे बालू का स्तूप श्रब कोपीज कहलाते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई पेड़ है तो इसके आसपास जो भी बालू का स्तूप बन रहे हैं ये बालू का स्तूप श्रब कोपीज कहलाते हैं। और नेबका वनस्पति व झाड़ियों के पीछे या चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप इसके आसपास ऐसे बन जाएंगे या फिर बहुत दूर यहाँ बनेंगे, तो वो नेबका प्रकार के बालू का स्तूप है। अब हम इन बालू का स्तूप को एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अर्धचंद्राकार या बरखान प्रकार का बालू का स्तूप जो सबसे ज़्यादा शेखावटी में होता है। शेखावटी में भी
चूरू जिले में सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, जो मरुस्थलीकरण के प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बालू का स्तूप है, और ये प्राय श्रृंखलाबद्ध बालू का स्तूप होता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा पैराबोलिक या परवलयिक। पैराबोलिक या परवलयिक एकदम ऑपोजिट है बरखान प्रकार के बालू का स्तूप का, जो कि राजस्थान के लगभग संपूर्ण भाग में पाया जाता है, और ये हेयर पिन जो अपने हेयर पिन बालों में लगाई जाती है उसके जैसे आकृति का है। फिर नेक्स्ट हमने देखा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहते हैं, और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को लॉन्गिट्यूडिनल एंड लीनियर बालू का स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं। इसमें याद कैसे रखना है, वो है लीनियर से। तो लीनियर का मीन्स होता है रेखिक, और रेखिक प्रकार की जो भी बालू का स्तूप है मीन्स पवन के समानांतर जो भी बालू का स्तूप निर्मित हो रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर प्रकार के हैं, और ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ भाग है जो वो है ट्रांसवर्स का, और वो ट्रांसवर्स पवन के समकोण में बना हुआ भाग होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होता है, और इसके निर्मित होने का कारण होता है कि हवा जहाँ से आ रही थी वो कभी ऐसे निकल रही है, कभी ऐसे निकल रही है, कभी नीचे निकल रही है, तो हवा एकदम डाइवर्स हो रही है। उस डाइवर्स के कारण तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। फिर हमने देखा सीप। सीप वो आकृति बन रही है जो बरखा बनते बनते रह जाती है, और इसमें निर्माण होने का मुख्य रीजन होता है कि पवन की दिशा में परिवर्तन होना, जिसमें बरखान की एक भुजा आगे निकल जाती है और एक भुजा वहीं रह जाती है, तो वो सीप जैसी आकृति जो हमें समुद्र में प्राप्त होती है उसकी जैसी आकृति निर्मित हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमने देखा श्रब कोपीज या नेबका। श्रब कोपीज और नेबका एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। जब वो झाड़ियों के आसपास निर्मित हो जाते हैं तब तो वो श्रब कोपीज कहलाते हैं, लेकिन वो चारों तरफ या दूर निर्मित होते हैं तो नेबका कहलाते हैं। इसी प्रकार ये हमारा बालू का स्तूप का चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।